तो आज मैं बताने वाला हूँ तुम्हें 10th क्लास का लेसन 1 है फिजिक्स में प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारा प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिससे हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कि प्रकाश जो होता है एक तरीके की एनर्जी होती है, एक तरीके की ऊर्जा होती है। हमने देखा होगा कभी कभी, जैसे हमने एक मान लो पौधा लगा दिया, तो यदि हमने एक पौधे को अंधेरे में रख दिया, यानी कि उस पौधे पे प्रकाश नहीं जा रहा, तो हम देखते हैं कि कुछ दिन के बाद में वो पौधा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुरझाने लगता है और उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है। और हमने ये भी देखा है कि यदि किसी इंसान को एक बंद कमरे में रख दिया जाए तो उसकी जो स्किन होती है, वो उसकी स्किन जो होती है हल्की हल्की सी उस पर जो है इफेक्ट पड़ने लगता है प्रकाश की कमी ना होने की वजह से। क्योंकि हमने सभी ने ये सुना है कि प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, यानी कि सूर्य की जो हमारी रोशनी होती है वो भी एक प्रकाश है। इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत जो है वो हमारा सूर्य है, जो पूरी दुनिया को प्रकाश देता है। कई सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु सूर्य के प्रकाश पर ही निर्भर होते हैं। तो इसीलिए जो होता है, प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिससे हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्योंकि जब प्रकाश किसी तल पे टकराता है और टकराने के बाद जब वह हमारी आंखों के रेटिना पर आकर गिरता है, तो उस पर प्रकाश के टकराने से हमें सभी वस्तुएं जो हैं वो दिखाई देती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिससे हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कि प्रकाश जो है वो हमारी पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पावरफुल जो है स्रोत है, जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है। फिर आता है अगला प्रकाश किरण। तो प्रकाश वह सरल रेखा जिसके अनुदिश वह प्रकाश गमन करता है। यानी कि जिस जिस रेखा में प्रकाश जो है अपना चलता है, यानी कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं वह भी एक रास्ते के द्वारा चलती हैं। प्रकाश की किरणों का भी एक रास्ता होता है। जो प्रकाश की किरणें सूर्य से धरती तक आती हैं वो ऐसा नहीं है कि सीधा एकदम बरस पड़ी, उनके भी चलने की एक दिशा होती है। एक दिशा जो होती है उसको हम प्रकाश किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश जो होता है किसी भी स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाता है तो वह किरणों के माध्यम से जाता है, जिसको हम प्रकाश किरण कहते हैं। यानी कि एक टॉर्च भी, अगर हमारे पास में एक बैटरी है और हम रात में कहीं पर उसको लेकर के जा रहे हैं, तो टॉर्च से निकलने वाला जो प्रकाश होता है वो किरणों के माध्यम से आगे निकलता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह सरल रेखा जिसके अनुदिश प्रकाश गमन करता है। गमन करने का मतलब ये होता है कि प्रकाश जिसके द्वारा आगे रास्ते में बढ़ता है। यानी कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस तरीके से चलता है हम उसे प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश की किरणों की जो चलने की दूरी होती है हम उसे एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। ठीक है। तो आगे आता है प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो आगे हमारा ये आता है प्रकाश का परावर्तन। तो वह, यानी कि हम ये देखते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौट आता है उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे समझते हैं हम चित्र के माध्यम से। जैसे कि हमने देखा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारा जो है एक समतल पृष्ठ है और हमने ये कह दिया कि सपोज दैट इसको हमने शीशा मान लिया, क्योंकि शीशा ही ऐसा होता है जिस पे हम प्रकाश को तुरंत एकदम से प्रैक्टिकली एक तरीके से, हमने बचपन में ये भी करा है कि हम शीशे से धूप के प्रकाश को प्रकाश के माध्यम से, यानी कि चिकने तल के माध्यम से, शीशे के माध्यम से बच्चे खेलते रहते हैं, वो प्रकाश कमरे में अंधेरे में जाता है। उसी तरीके से देखते हैं कि यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे एक हमारा समतल पृष्ठ है, तो हमने क्या करा, एक साइड से इसके प्रकाश की किरण को हमने यहाँ से अपवर्तित कर दिया। यानी कि ये हमारी आपतित किरण है, यानी कि ये जो प्रकाश की किरण है इस साइड से वो हमारे चिकने तल की ओर आ रही है। और यह प्रकाश की किरण इस बिंदु से टकराकर, यानी कि आपतन बिंदु इसको हम कहते हैं, आपतन बिंदु से टकराकर दूसरे माध्यम में वो प्रकाश की किरण निकल जाती है। तो इससे हमें क्या देखा, हमने ये देखा कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण जो कि हमारे चिकने पृष्ठ की ओर जा रही थी, वो यहाँ पे एक बिंदु से टकराने के बाद जितना कोण वो इधर बनाती हुई आती है उतना ही कोण बनाते हुए वह दूसरी साइड में इसके निकल जाती है। यानी कि इसका आपतन कोण जो था वो हमारा आई और परावर्तन कोण जो है हमारा वो आर, और बीच में हमारा एक अभिलंब होता है। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब यही है कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर, यानी कि जब प्रकाश की एक किरण किसी चिकने तल से टकराकर दूसरे माध्यम में निकल जाती है तो हम उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक
सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं अपने लैंग्वेज में कि जब प्रकाश की कोई किरण एक चिकने तल से टकराकर किसी दूसरे माध्यम में वापस चली जाती है तो हम उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण चिकने तल की ओर आती है तब वह आई कोण बनाती है जिसे हम आपतन कोण कहते हैं, और टकराने के बाद जब वह दूसरे माध्यम में वापस जाती है तब हम उसे परावर्तन कोण कहते हैं जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। और एक बात और है, यहाँ पे जितना कोण हमारा आई होता है उतना ही कोण हमारा यहाँ पे आर होगा, यानी कि जितना कोण यहाँ पे आई बनाता हुआ आया है, यानी कि अब मान लिया जाए कि यहाँ पे 30 डिग्री जो है वो आई का मान है, तो 30 डिग्री ही हमारा जो होगा वो आर का मान होगा, यानी कि दोनों कोण हमारे ये आपस में बराबर होते हैं। और आगे चल करके जो हमारे इसके परावर्तन के नियम होंगे वो भी इसी चित्र पे होंगे। परावर्तन के नियम जो होते हैं वो हमारे यही होते हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। जैसा कि मैंने देखा यहाँ पे समतल पृष्ठ पे ये हमारी आपतित किरण यहाँ पे आ रही है, आपतन बिंदु यहीं पे है, और परावर्तित किरण भी हमारी यहीं से शुरू होती है, और अभिलंब जो है वो भी हमारा यही बिंदु है। तो पहला जो नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का तो वो यही होता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु तथा परावर्तित किरण तीनों के तीनों जो होते हैं वो एक ही तल पे होते हैं, यानी कि ये समतल पृष्ठ पर हमारे होते हैं। तो ये हमारा पहला नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। तथा दूसरा नियम जो होता है वो ये होता है कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के सदैव बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको सभी को ये बता दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। मैंने नियम भी इसके बता दिए, हालांकि मैंने लिखा नहीं है, लेकिन हम इसी बेस पे इसी चित्र के माध्यम से उसकी थ्योरी लिख सकते हैं परावर्तन के नियम की, कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण जो होते हैं वो तीनों एक ही तल पर होते हैं। तथा दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण के बीच में बना कोण आई तथा परावर्तित किरण के बीच में बना कोण जो आर होता है वो सदैव एक दूसरे के बराबर होता है, और इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि आई बराबर आर। तो यहाँ पे जो होता है हम इसको कह सकते हैं, जैसे अपवर्तनांक n बराबर साइन आई बटे में साइन आर। तो ये जो फॉर्मूला होता है हम इसे स्नेल का नियम भी कह सकते हैं। तो ये जो होता है हमारा आई कोण जितना होगा उतना ही हमारा कोण आर होगा, जिसे हम अपवर्तनांक के माध्यम से, यानी कि अपवर्तनांक यहाँ पे n है, n बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारी है समतल पृष्ठ। तो स्टूडेंट समतल पृष्ठ जो है हमने एक तरीके से सभी ने देखा है, हम अपने घरों में यूज़ करने वाला जो शीशा होता है वो एक तरीके से समतल पृष्ठ ही होता है। अब एक तरीके से हमने ये भी कभी नहीं सोचा होगा कि हम जो शीशे में अपना फेस देखते हैं हमें अपना फेस कैसे दिखाई देता है और उसकी वजह होती क्या है। तो स्टूडेंट सबने देखा होगा कि जब हम जिस शीशे में अपना फेस देख रहे होते हैं उस शीशे के पीछे की साइड में एक पेंट हुआ हुआ होता है। तो ये हेडिंग उसी के बेस पर लिखी हुई है कि कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर, यानी कि उसके पिछले वाले हिस्से पर कलई करके, कलई का मतलब यहाँ पे वही है कि हमने उसके पीछे पेंट कर दिया है। तो यानी कि कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर कलई करके उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि हमारे पास में कांच की प्लेट है, कांच मतलब शीशा ही है, प्लेट तो कोई होती नहीं, प्लेट तो वैसे नॉर्मल खाना खाने वाली। अब क्या होता है कि हमारे पास में एक शीशा है, ठीक, हमने उसके पिछले हिस्से पर पेंट कर दिया। तो पिछले हिस्से पर पेंट कर देने से जो उसका पहला वाला भाग होता है वो हमारा परावर्तक बन जाता है। परावर्तक मतलब ऐसा होता है कि जब उससे हमारी प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो वो परावर्तन के बाद शीशे के आर पार नहीं होती, क्योंकि उसके पीछे पेंट हो चुका होता है जिसके पार किरणें नहीं निकल पाती हैं, और इसी वजह से जो हमारा पहला हिस्सा होता है वो परावर्तक बन जाता है, जिसकी वजह से हमें
अपने आप का फेस उसमें दिखाई देता है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर कलर करके यानी कि पेंट करके उसके पहले दूसरे वाले हिस्से को, एक हिस्से को कोई सा ही मान लो, परावर्तक बना देते हैं तो वह समतल दर्पण बन जाता है। और समतल दर्पण हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, शीशे में फेस देखने के लिए जो हम उसको यूज़ कर लेते हैं, तो वही हमारा समतल पृष्ठ होता है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण सभी ने देखा होगा कि अवतल दर्पण कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से मैंने चित्र बना दिया। तो इसकी परिभाषा ऐसी हो जाएगी कि वह दर्पण जो किनारों से चौड़े तथा बीच में से पतले होते हैं, हम उसे अवतल दर्पण कहते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे कि यहाँ पे जो हमारा अवतल दर्पण है, इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि वह दर्पण जो बीच में से तो पतले होते हैं तथा किनारों से चौड़े होते हैं, वह अवतल दर्पण कहलाते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग जो करा जाता है वो ज़्यादातर नुमाइश वगैरह में, भूल भुलैया बनाने के लिए, जिसमें हमने देखा होगा हमें अपने आप का शरीर कभी मोटा दिखाई देता है, कभी पतला दिखाई देता है, किसी में फेस बड़ा दिखाई देता है, तो उन जगह पर हमारा जो होता है वो अवतल दर्पण का यूज़ होता है। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा, वो होता है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है वो बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। ये कुछ इस तरीके से होता है, ये हमारा दिखने में होता है कुछ इस तरीके का गोलाई में। इसकी परिभाषा हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वह दर्पण जो किनारों से पतले तथा बीच में से मोटे होते हैं। ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। ये जो दर्पण था यहाँ पे हमारा ये बीच में से पतला और किनारों से चौड़ा था, ये बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। यह क्या होता है कि वह दर्पण जो बीच में से उभरा हुआ, उत्तल मतलब उभरा हुआ, वह दर्पण जो बीच में से उभरा हुआ या बीच में से मोटा होता है तथा किनारों से पतला होता है, हम उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण का जो उपयोग हम करते हैं वो मोटरसाइकिलों में, कार में जो साइड वाले शीशे लगे हुए होते हैं जिसमें से पीछे का सारा हम बैकग्राउंड देख सकते हैं, उस जगह पे हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट जो आएगा वो है फोकस दूरी। सही है भाई। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। वो फोकस दूरी भी स्टूडेंट्स हमारी जो होती है वो प्रदर्शित करने का तरीका कुछ अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हम हमेशा माइनस में लेते हैं, या फिर अवतल लेंस की बात करें तो उसमें भी हम फोकस दूरी माइनस की लेते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो उसमें फोकस दूरी हमेशा प्लस की ली जाती है। तो चलिए बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो हो जाएगा फोकस दूरी एफ, यानी कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को हम दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अभी सिंपली परिभाषा से एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारा एक दर्पण रखा है, वो हमने मान लिया ये हमारा अवतल दर्पण रखा, और यहाँ पे हमने देख लिया यहाँ पे एक लाइन आ रही है, यहाँ से मैंने इसको आर पार दिखा दिया। तो ये जो बीच की लाइन होती है, तो ये हमारा जो होता है वो हमारा ध्रुव होता है, ये हमारा ध्रुव होता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मान लो हमारी कोई वस्तु रखी है जिसका नाम है हमारा ए बी। अब इसने क्या कहा कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, मुख्य का मतलब होता है स्टूडेंट बिल्कुल बीचों बीच वाला बिंदु। अब बिल्कुल बीचों बीच वाला बिंदु जो होता है, यानी कि जब यहाँ से इस तरीके से या बीच की दूरी यहाँ पे आधी इधर हो गई, आधी इधर हो गई, तो यहाँ पे हम फोकस दूरी को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, यानी कि दर्पण का ध्रुव से मुख्य फोकस तक की, यानी कि बीचों बीच तक की दूरी जो होती है वो हमारी फोकस दूरी कहलाती है। समझ में आ गया होगा? समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, तो इसमें पता चल जाएगा आपको कि किस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल की वजह से इसको बता दिया। फिर दूसरा क्या है इसका, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, एक तरीके से जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है। मान लो हमारे पास में एक गोला है, अब इस गोले में से इसको मैंने दर्पण को बीच में से काट लिया। जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है उस गोले की जो त्रिज्या होती है, स्टूडेंट सभी ने जान लिया होगा जो मैथ वगैरह में या कहीं पे पढ़ते हैं त्रिज्या, तो यानी कि जो इसका केंद्र है, गोले का केंद्र, यहाँ से
यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारी त्रिज्या कहलाई जाएगी। अगर इस पूरे की बात करें तो सभी को पता है वो हमारा व्यास होता है, पूरा जो होगा वो हमारा व्यास है। और ये अगर पूरे की बात करूं तो ये हमारी जो होती है वो परिधि होती है। और अगर इतने की बात करें आधे की तो ये जो होती है वो हमारी त्रिज्या होती है। तो इसलिए इस परिभाषा से ही पता चल रहा है कि जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है, यानी कि एक गोला है, इसमें से हमने बीच में से दर्पण को काट लिया, तो इसकी जो आधी दूरी जो होती है, यानी कि उस गोले की जो त्रिज्या होती है, और त्रिज्या सभी को पता है वो आधी होती है, तो उस त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। तो जो अगला हेडिंग है हमारा वो है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी कि फोकस दूरी जो होती है वो हमारी f होती है, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो हमारी r होती है। अब इन दोनों में जो संबंध होता है वो होता है f बराबर r/2। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका फॉर्मूला है जो हमें बेसिकली याद करना पड़ेगा। फिर दूसरी हेडिंग होती है हमारी गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र, यानी कि स्टूडेंट्स केवल हमें इसमें याद ये रखना है कि दर्पण के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर दर्पण की बात चल रही है तो हमें फॉर्मूले के बीच में यहाँ पे प्लस लेना है। अगर वहीं पे किसी भी लेंस की बात चल रही है तो फॉर्मूला तो यही होता है, लेकिन इसके बीच में हमारा यहाँ पे माइनस आ जाता है। बिल्कुल फॉर्मूला सेम रहेगा, सारे इसके रूल्स जो होंगे वो हमारे बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। याद केवल इतना रखना है कि अगर कोई भी दर्पण की बात कर रहा है तो अगर दर्पण है तो उसमें केवल यहाँ पे प्लस आएगा, और अगर लेंस की बात चल रही है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। वहीं आगे आता है कि क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण जो होता है वो हमारा यहाँ पे c होता है, अपवर्तनांक जो होता है वो हमारा n होता है, जिसका फॉर्मूला होता है n बराबर 1/sin c। अब इसके बाद में जो एक रह गया है वो केवल प्रकाश का अपवर्तन रह गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो लास्ट हेडिंग है स्टूडेंट्स वो है हमारी प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो बिल्कुल सेम थोड़ा सा प्रकाश के परावर्तन से मिलता जुलता होता है, केवल इसमें एक छोटा सा हमें ट्रिक याद रखनी है। वो क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, अब पारदर्शी का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ऐसी कोई भी वस्तु या कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके हम आर पार देख सकते हैं नॉर्मल आंखों से, तो वो क्या कहलाता है, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे शीशा होता है, जो समतल दर्पण से अलग जो दूसरा शीशा होता है, हम उस कांच के आर पार नॉर्मली देख सकते हैं। ठीक, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित मतलब होता है कि वो अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जब हम अपने घरों में बैठे हुए होते हैं गर्मियों के समय में, और जाल जो होता है हमारी छत के अंदर, उससे जब धूप निकल के आती है और जाल से थोड़ा सा नीचे हमारी छत से फर्श पर आती है, तो हमें वो प्रकाश की जो रोशनी होती है कुछ तिरछी सी दिखाई देती है। जो हमारे घर के जाल से सूर्य का प्रकाश जो होता है किरणों के द्वारा, जब वो हमारे जाल से नीचे फर्श पर आती है तब हम उसको अगर ध्यान से देखें तो वो जो होता है प्रकाश की किरण थोड़ी सी तिरछी नजर आती है। तो वो एक तरीके से प्रकाश के अपवर्तन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हमने नॉर्मल लाइफ में भी देखा हुआ है। तो वो होता कुछ इस तरीके से है कि जैसे यहाँ पे हमारा कांच है और बाहर का जो पूरा जो टेम्परेचर है वो वायु से घिरा हुआ है, यहाँ पे एक प्रकाश की किरण है जिसे हम आपतित किरण कहते हैं, और यहाँ पे यह अभिलंब है, यानी कि इस पॉइंट से टकराकर जो हमारी प्रकाश की किरण सीधी जानी थी वो प्रकाश की किरण सीधी ना जा करके वो अपने अभिलंब से नीचे की ओर यहाँ को झुक जाती है। यानी कि ये जो प्रकाश की किरण जो यहाँ से इसको सीधा जाना था, सीधा ना जा करके वो यहाँ पे जाने के बाद में थोड़ा सा विलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि तिरछी यहाँ से हो जाती है। अब यहाँ पे जो आपतित किरण है वो टकराने के बाद में अगर वापस इधर को निकल जाती तो हम इसे परावर्तित किरण कह सकते थे, लेकिन मैंने क्या करा है यहाँ पे इसको आपतित किरण जब आपतन बिंदु से यहाँ से टकराती है और वो थोड़ी सी अभिलंब की ओर, यानी कि ये जो स्टूडेंट्स मैंने अब डॉट डॉट वाली लाइन मानी है ये हमारा अभिलंब है, तो हम क्या कहेंगे, जब कोई आपतित किरण यहाँ से कांच से टकराने के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर ही तो तिरछी हुई है ये इधर को, अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा दूसरे माध्यम में निकल जाती है, तब हम उसे प्रकाश का अपवर्तन कह सकते हैं।
और इसी तरीके से हमारे जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम थे, ऐसे ही हमारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। इसको क्या कह सकते हैं कि अपवर्तन के हमारे दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल पर होते हैं, तथा इसके बीच में जो हमारा यहाँ पे कोण I बन रहा है और जो यहाँ पे कोण R बन रहा है वो भी आपस में हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम थोड़ा सा प्रकाश के परावर्तन की तरह है, और आप इसको जो है याद कर सकते हो, अपने नोट्स बनाओ। और जो है इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं तो हम उसमें इसके सारे फॉर्मूले, प्रकाश के अपवर्तन के, परावर्तन के, लेंस के, आवर्धन क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी को किससे लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को कैसे प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की लंबाई को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो ये सारे के सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलता हूँ आपके साथ। तब तक स्टडी करते रहें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, तो ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं।